फंक्शन। वेरी रिलैक्स, मन नहीं करेगा छोड़ देंगे, जब तक मन करेगा अच्छे से पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शंस में क्या क्या रेगुलेट किया जा सकता है? 3 फंक्शन है, याद है? पहला कौन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाओ अपने मन में कि हम लोग क्या क्या रेगुलेट कर सकते हैं। तो यार एक किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। बेटा एकदम शांत रहो, मजा आएगा समझने में। और अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जीएफआर रेगुलेट हो जाए। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अपराजिता जी खड़ी होइए। व्हाट इज जीएफआर? कितना था? एकदम शांत, बाकी लोग कोऑपरेट करें, बाकी सब लोग कोऑपरेट करें, हम लोग रिवीजन माध्यम पे आते हैं। शांत रहो। हाँ सही से बताओ। 6 to 700 it is GFR। Zishan Ayub Khan from the epiglottis। Yes, what is GFR? पढ़े नहीं? पीपी प्रिंस पांडे 125 ml पर लीटर। सौरभ बाबू डिफाइन करिए। इट इज द अमाउंट और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर पर मिनट बाय द किडनी इन बॉमेन कैप्सूल। लगभग GFP ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर याद है? कितना था? 10 mmHg। 10 mm 1 mmHg से 12.5 ml। 12.5 ml तो 10 में से 125 ml। पक्का? और याद रखना GFR हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है, देखो टॉपिक गड़बड़ तुम ही करोगे मैं नहीं, कि बेटा ग्लोमेरुलर में प्रेशर कितना है? कितना है प्रेशर? और प्रेशर इज नथिंग बट BP। बोलो क्या? BP। तो अगर मुझे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा मैनेज करना है या फिर मुझे GFR मैनेज करना है तो मुझे क्या मैनेज करने पड़ेगा? BP। अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा कम तो बेटा फिल्ट्रेशन GFR ज्यादा, और अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम, GFR कम। तो आप एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसको बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर सकते हो। और भाइयों बहनों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 5 पार्ट में कितनी जगह खड़ी हो? बॉमेन कैप्सूल में होगा कि नहीं होगा? होगा। डिसेंडिंग लूप में होगा, वेरी गुड। और असेंडिंग लूप में होगा। असेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लूप में किसका? वाटर का। हाँ? असेंडिंग लूप में NaCl। हाँ? DCD में कंडीशनल, DCD में कंडीशनल। कलेक्टिंग ट्यूब में वाटर एंड यूरिया, वाटर एंड यूरिया। अच्छे बच्चे तभी हो जब तुम्हें सब कुछ याद हो। तो आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर सकते हो, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आप वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हो और साथ में सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट। चित्रांश, अगर अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को मैनेज कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। फिर से बोलो। तो किडनी एक चीज क्या मैनेज कर रही है? ब्लड प्रेशर। फिर से बोलो। और किडनी दूसरी चीज क्या मैनेज कर रही है? ऑस्मो रेगुलेशन। देखो कोई भी चीज मैंने रटाई नहीं है, आप समझने की कोशिश करोगे। हमने कहा कि आप पहली चीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैनेज कर सकते हो, दूसरी चीज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बोलो। पहली चीज, दूसरा
और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को मैच करते वक्त आपसे क्या मैच हो जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बीपी, फिर से बोलो। और तीसरा है सिक्रीशन, तीसरा है सिक्रीशन। आप तीसरी चीज है जो मैनेज कर सकते हो, इट इज सिक्रीशन। खड़े हो। तीन चीजें जो लगभग हर जगह सिक्रीट होंगी, इट इज H+ आयन, K+ आयन, अमोनियम आयन। अगर इन्हें बैलेंस किया तो pH, बोलो क्या? pH। तो बताओ किडनी आपकी बॉडी में क्या क्या रेगुलेट कर सकती है? बेटा, एक रेगुलेट कर सकती है ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं हमारी किडनी में किन तीन चीजों का रेगुलेशन किया जा सकता है, बता सकते हो? पहला कौन? ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। यानी आपकी बॉडी में ब्लड का pH अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कौन खराब हो रहा है? किडनी। अगर ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो रही है तो कौन खराब हो रहा है? किडनी। अगर बीपी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है तो इसको कौन खराब कर रहा है? किडनी। तो पहली बात अपने मन में ये बताओ कि किडनी किन तीन चीजों को रेगुलेट कर सकती है ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नंबर 1 ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। सो ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन एंड pH। हटा दो इसे, ठीक है। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, आपकी बुक ने यहीं से शुरू किया है। पहले मैं ऑस्मो रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। बोलते हैं अगर बॉडी स्ट्रेस में है, इफ इट इज बॉडी इन स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं है, मैं वाटर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। वाटर स्ट्रेस का मतलब है आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और कई घंटों से आपको पानी नहीं मिला, एंड दिस इज नोन एज वाटर स्ट्रेस। अगर आपने पानी नहीं पिया, चलो चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पानी नहीं पिया है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वाटर में पानी है लेकिन ज्यादा की कम। इसका मतलब हमारे, अरे यार आई एम सॉरी, ब्लड में, हमने एब्जॉर्बर में कहां लेना है? ब्लड में। सॉरी, ब्लड में क्या पहुंचा? वाटर। ज्यादा की कम? तो अगर हमारे पास ब्लड में, दिस इज ब्लड में बेटा वाटर कम है तो हम कहेंगे कि हमारे पास वाटर की स्ट्रेस है। तो ब्लड में अगर वाटर कम है तो ये ब्लड एक दिन हार्ट में जाएगा। कहां पर? हार्ट में। चलो बाकी आपको बताना है। हार्ट से निकलेगी एओर्टा, बोलो। एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, फिर से बोलो। डॉर्सल एओर्टा बनेगा। डॉर्सल एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी। बेटा मेरे, रीनल आर्टरी से होगा यूरिन फॉर्मेशन, बोलो। और यूरिन फॉर्मेशन में होगा वाटर, बोलो क्या होगा? यूरिन में भी तो वाटर होगा। तो अगर मैं ब्लड में वाटर कम रखता हूं, अगर मेरे पास ब्लड में वाटर कम है, इसका मतलब मेरी बॉडी में वाटर स्ट्रेस है, तो मैं किसी भी हालत में इस वाटर को यूरिन में नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि यूरिन में गया वाटर गेन है कि लॉस है? लॉस है। ऑलरेडी बॉडी में वाटर कम है और आप इतनी अमीरी दिखा रहे हो कि वाटर कम होने के बावजूद भी ब्लड से कह रहे हो भैया यूरिन बनाओ और खूब वाटर निकालो, यूरिन बनाकर खूब सारा वाटर निकालो। बोले पगले हो क्या? ब्लड में वाटर कम है, ब्लड का वाटर यूरिन में डाल रहे हो, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। आप रेगिस्तान में फंस जाओ, आप रेगिस्तान में फंस गए, पानी नहीं हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि खूब सारा यूरिन बने? नहीं, क्योंकि बेटा यूरिन बनने से वाटर का लॉस हो जाएगा और बॉडी भी नहीं चाहेगी कि यूरिन बने और वाटर लॉस हो। सक्सेस आने जिसको जगाओ, बढ़िया एसी चल रही है, सर आप गाना गा रहे हो और आज आपने कहा है कि आप डांटोगे भी नहीं, और आपने कहा कि पढ़ने में मन ना हो तो सो जाओ। तो भाइयों बहनों, जैसे ये ब्लड बेटा किडनी में गया, और किडनी में गया और किस आर्टरी से गया? रीनल आर्टरी।
तो अगर इसमें ऑलरेडी वाटर कम है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वाटर हमारा निकले, वाटर लॉस। इसलिए पूरी बॉडी में ब्लड में जो वाटर है उसको सेंस करने के लिए देयर आर सम रिसेप्टर नोन एज ऑस्मो रिसेप्टर। फिर से बोलो, ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में क्या कम हो रहा, वाटर कम हो रहा तो ऑस्मो रिसेप्टर एकदम स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये ऑस्मो रिसेप्टर वाटर की कमी को सेंस करेंगे और सेंस करके ब्रेन को बताएंगे। किसको बताएंगे? ब्रेन को। ब्रेन में एक पार्ट है डायनसिफिलॉन। बोलो क्या नाम है? शायद याद होगा। ब्रेन का एक पार्ट है डायनसिफिलॉन। डायन नहीं, डायनसिफिलॉन याद है? और ये जो डायनसिफिलॉन है इसकी एक वेंट्रल वॉल है। किसी को याद होगा? डायनसिफिलॉन एक बक्सा है, ऊपर वाला एपिथैलेमस, नीचे वाला हाइपोथैलेमस। बस पकड़ लिया तुमने। कौन सा थैलेमस? हाइपोथैलेमस नाम की जगह है और हाइपोथैलेमस से कुछ नर्व आ रही हैं। क्या आ रही हैं? नर्व। और ये जो नर्व हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रही है। कहां पर? पोस्टीरियर। याद रखना, ऐसी एक पिट्यूटरी और भी है, एंटीरियर। क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से कनेक्शन ब्लड का है कि नर्व का? ब्लड का, लेकिन पोस्टीरियर से। तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस खुद बनाएगा एक हार्मोन। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नाम है एडीएच। फिर से बोलो, नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक। बनेगा कहां? रिलीज कहां होगा? पोस्टीरियर। तो याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन माना जरूर जाता है लेकिन ये बना कहां है? हाइपो। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा, नाम है एडीएच। कब निकलेगा बता दो? जब बॉडी में ब्लड में पानी कम होगा। ब्लड में अगर पानी कम होगा बच्चों, अगर ब्लड में पानी कम होगा तो क्या ये ब्लड पहुंचेगा किडनी में और हम कहेंगे कि खूब सारा वाटर निकाल कर यूरिन बनाओ? नहीं। तो ब्लड में अगर पानी कम है तो कौन जागेंगे? पता किसको चलेगा? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर से मैसेज कहां पहुंचेगा? ब्रेन। ब्रेन में कौन? डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन की वेंट्रल वॉल हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन एडीएच। फिर से बोलो, एडीएच। फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके पहले कि मैं एडीएच का काम बताऊं आपको, मेरी बात को ध्यान सुनना। बोलते हैं व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन, अगर यूरिन के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए तो मैं कहूंगा यूरिन डबल हो रहा, बहुत ज्यादा बन रहा है यार, यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम डबल हो रहा। एंड दैट टर्म इज नोन एज डाययूरिया। याद रखना, डाई मतलब डबल, यूरिया मतलब यूरिन। हम लोग इस शब्द को बोलते हैं डाययूरिया। बोलो क्या बोलते हैं? डाययूरिया। कभी मैं पूछूं व्हाट इज डाययूरिया? इट इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यूरिन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। और यूरिया, और यूरिन का वॉल्यूम तभी ज्यादा होगा जब इसमें क्या है? वाटर। वाटर। तो अगर वाटर ज्यादा निकल रहा तो हमें हो रहा डाययूरिया। बोलो डाययूरिया। और डाययूरिया होना इट इज नोन एज डाययूरेसिस। फिर से बोलो, आप दुनिया के जितने नशे खाते पीते हो वो सब डाययूरेसिस करते हैं। इवन चाय भी, चाय पियोगे यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, कॉफी पियोगे यूरिन फॉर्मेशन बनेगा, चॉकलेट पियो, अल्कोहल पियोगे, निकोटीन करोगे, डाययूरेसिस। ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल। डाययूरेसिस को अगर फील करना है तो आप पता करिए, आपने दिन में 10-12 चाय पी, अब आपका यूरिनेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और यूरिन में वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बोलते हैं डाययूरिया के अपोज में खड़ा है ये हार्मोन। नाम बताओ? एंटी। बोलो, एंटी मतलब अपोज। डाययूरेटिक हार्मोन। इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। याद रखना, इसका नाम बोलता है कि मेरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
और समझना चाहिए व्हाट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन। कहां से निकल, हाइपोथैलेमस से। किस ग्लैंड का है? पोस्टीरियर। बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस। निकलता कहाँ है? पोस्टीरियर। जब मैं पूछूं निकलता कहाँ है तो प्लीज हाइपोथैलेमस मत बोलना, पोस्टीरियर। मैं पूछूं बनता कहाँ है तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला, नाम है एडीएच। और ये एडीएच नाम का हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और ये यहाँ गया। देखो कहाँ गया, इसका नाम बताओ। बॉमेन का, इसका पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। किसी को याद है? और बताओ, अगर मैं पूछूंगा तो बता पाओगे? चलो बताओगे। यस सर तो बोलते हो, सब चीजों में यस सर ही तो तुम्हारा सुनता आया हूं। ये बोला एफरेंट की इफरेंट, और ये पक्का, और ये ग्लोमेरुलस। यहाँ पर पानी कम, पानी तो फिल्ट्रेशन हो चुका है, यस और नो। पर हम यूरिन में पानी ज्यादा जाने तो हमारा एक हार्मोन आएगा, नाम है एडीएच। कैसे बोलो? और एडीएच ने क्या निकालना चालू किया? वाटर। पीसीटी के भी डीसीटी, डीसीटी। और कल ही पढ़ाया था डीसीटी से पानी निकलेगा कब? कंडीशनल। यहां हमेशा पानी निकलेगा, यहां हमेशा पानी निकलेगा, यहां पर कंडीशनल। अगर पानी कम है बॉडी में, पानी कम है और यूरिन में पानी जाने देना नहीं चाहते, कौन हार्मोन आएगा? एडीएच। व्हाट इज एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और याद रखना एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। फिर से बोलो। और अगर ये भैया निकले तो ये स्मूथ मसल, ये जहां पर भी जाएंगे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो वैसो मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल, और प्रेसिन मतलब प्रेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैसोप्रेसिन। तो था एडीएच का मुख्य काम बीपी बढ़ाना कि वाटर ऑब्जर्व? वाटर। साथ में क्या मुफ्त मिलेगा? बीपी भी बढ़ाता है। तो बताओ हमारी किडनी को रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन नाम बताओ? एडीएच। कहां से बना? हाइपोथैलेमस। कहां से निकला? कब निकला? जब पानी कम हुआ। कैसे पता चला? ऑस्मो रिसेप्टर ने कहां पहुंचाया? ब्रेन। ब्रेन से कहां पहुंचा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? एडीएच। किसको दिया? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने निकाला, ब्लड में डाला। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हुए हार्मोन ब्लड से होते हुए कहां पहुंचा? किडनी। किडनी। किडनी में पीसीटी की डीसीटी, डीसीटी। और क्या निकाला? वाटर। वाटर निकाला। ये वाटर कंडीशनल है। वाटर निकाल करके कहां डाला? ब्लड वेसल। बताओ यूरिन में वाटर ज्यादा कि कम? देखो इतना सब पढ़ाने के बाद जरूर है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती, भूल जाओगे। और मैंने कहा अच्छा बच्चा वो जो नाम से डेफिनेशन बनाए। बताओ नाम बताओ। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो चिल्ला रहा है कि मैं डायूरिया होने दूंगा। अगर मैं रहा, मैं निकला तो यूरिन का वॉल्यूम डाई ज्यादा, मतलब क्या होगा? कम। यानी मैं तभी निकलूंगा जब बॉडी में पानी की क्या होगी? अधिकता की कमी। कमी कहां पर? ब्लड में। और मैं कहां से निकलूंगा? पोस्टीरियर। ये बात और है कि मेरा नेचर ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का है, तो मैं ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। और इसीलिए क्या है? वैसोप्रेसिन। डोंट वरी, मैंने डांटना छोड़ दिया। करो करो, पर ऐसा कुछ मत करना कि मेरी रेस्पेक्ट दांव पे आ जाए। क्यों जिशान? है ना? बाकी सब ठीक है। अब हम लोग बहुत रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं। रिलैक्स। हाँ हीरो, खड़े हो। 600 से नीचे नंबर आए जहां भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उस दिन पीठ मजबूत करके आना। कितने? हाँ, जहां भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो। उड़ैया होगी यहां नहीं। कह रहा कि अभी कह रहे मारेंगे नहीं, अब कह रहे मारेंगे नहीं। मारेंगे भैया। हाँ बताओ। ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड प्रेशर घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। और इसी इसका नाम वैसोप्रेसिन। फिर से बोलो, वैसो। तो बताओ हमारी किडनी को रेगुलेट करने वाले इस
ऑर्गन का नाम डायनसेफलन, इस पट्टी का नाम हाइपोथैलेमस, इस ग्लैंड का नाम, पक्का ऐसा। अगर ये तुम बताओगे बिना देखे आई विल द हैप्पीएस्ट, ये कब होगा? तो हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होगा? जब हमें क्या करना होगा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करना होगा? जब हमें ऑस्मो रेगुलेशन करना होगा तभी एडीएच आएगा। आइए बीपी कंट्रोल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज juxtaglomerular apparatus। apparatus पहला स्ट्रक्चर था हाइपोथैलेमस जिसने किडनी को रेगुलेट किया। आज एक अपरेटस बनाने जा रहा हूं, juxtaglomerular apparatus। वैसे मैं पहले भी इसे बना चुका हूं, आपसे थोड़ी उम्मीद कम रहती है इसलिए मैं खुद ही बना लेता हूं दोबारा। यस, इस कैप्सूल का नाम है बाउमैन कैप्सूल, और हम सब ने जाना है कि बाउमैन कैप्सूल के बाद यहां पर निकलता है पीसीटी। मतलब मेरा मन कर रहा है इसे बनाने का, और पीसीटी के बाद मैंने बोला यहां से निकलता है बेटा लूप ऑफ हेनले, और ये जो लूप ऑफ हेनले है बेटा ये आगे चल के क्या बनाता है? डीसी। फिर से बोलो डीसी। और यहां से निकलती है कलेक्टिंग डक्ट। फिर से बोलो कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना, ये कौन है और ये कौन है? डीसी। तो कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका बाउमैन कैप्सूल उनके डीसीटी के सामने आ जाता है, या फिर जिनका डीसीटी उनके बाउमैन कैप्सूल के सामने आ जाता है। और ऐसा हुआ तो बाउमैन कैप्सूल कहता है भैया हमारा तो एक ही नाम है, हम एक तरफ से लेंगे एफरेंट, बोलो कौन, और एक तरफ से छोड़ेंगे इफरेंट, और बीच में क्या बनाएंगे? ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। तो बोलते हैं ग्लोमेरुलस और डीसीटी के बीच में, किसके बीच में? ग्लोमेरुलस और डीसीटी के बीच में एक अपरेटस बनता है जो जस्ट नियर है, किसके? जस्ट नियर टू ग्लोमेरुलस। कौन आ गया? डीसीटी। डीसीटी किसके पास आ गया? ग्लोमेरुलस, एंड दैट्स व्हाई दिस apparatus is known as juxtaglomerular apparatus। फिर से बोलो। अब चूंकि ये मैं 2D ही दिखा सकता हूं तो तुम्हें 2D ही दिखेगा, लेकिन अगर ये कहीं ऐसे आया होता डीसीटी और ये बाउमैन कैप्सूल होता तो क्रॉस सेक्शन कटने पर ये बताइए कैसे दिखता? गोल गोल, पक्का। अब मेरे पास समस्या ये कि 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता हूं, तो फिर भी जब इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो ये कुछ यूं दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये बाउमैन कैप्सूल है, बाउमैन कैप्सूल में आपको मालूम है कौन प्रेजेंट है? बोलो कौन प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। वेरी गुड। और ग्लोमेरुलस में एक तरफ से एफरेंट आ रहा, दूसरी तरफ से इफरेंट जा रहा, और यहां रहा ग्लोमेरुलस। थैंक यू वेरी मच। और इसी ग्लोमेरुलस के पास आपके पास डीसीटी आया है, और डीसीटी का एफरेंट आर्टेरियोल, माइंडेड, इफरेंट नहीं बोला मैंने, कौन? एफरेंट और डीसीटी के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, एक अपरेटस बनता है, और यहां पर बहुत सारी सेल डेंस कलर हो जाती हैं, डेंस। इट इज नोन एज मैक्यूला डेंसा। फिर से बोलो मैक्यूला डेंसा। और साथ में यहां कुछ और सेल पैदा होती हैं, and these cell are known as JG cells। बोलो JG cell, that is juxtaglomerular cell। बेटिया खड़ी हो। यस, नाम तेजी से बोलो, क्या नाम है आपका? वंशिका। बेटा इस सेल का पहले नाम कहां सुना? क्या पढ़ा रहा था? कौन सा हार्मोन निकला था? रेनिन तो यार अभी निकलेगा बच्चे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इरिथ्रोपोएटिन, आरबीसी का फॉर्मेशन, याद आया? ये सेल याद है? कौन सी सेल? जेजी सेल। यहां से एक हार्मोन निकलता था इरिथ्रोपोएटिन। जनवरी कब निकलता था ये? हाँ, हाइपर में निकलता था। कब निकलता था? यस यू, कॉर्नर से। हाँ, इरिथ्रोपोएटिन। खड़े हो यार। इरिथ्रोपोएटिन कब निकलता था? किन कंडीशन में जेजी सेल इरिथ्रोपोएटिन निकाल सकते? ठीक है, मानना छोड़ दूंगा, केवल पूछूंगा। यस। हाँ,
फिल्ट्रेशन रेट, इरिथ्रोपोइटिन, सूर्या, आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। वाह वाह भाई वाह, शाबाश बिटिया। यस यस, जब हाइपॉक्सिया होगा, क्या होगा? हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा की कम। और ये कब होगा? जब आप पहाड़ों में जाओगे। कहाँ? पहाड़, माउंटेन में जाने पर पार्शियल प्रेशर कम की ज्यादा, कम। और ये मैंने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। मैंने बोला था जितना पहाड़ों में जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, आपको होगा हाइपॉक्सिया। क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ागा कि कम होगा? कम होगा। और उस समय पर कौन एक्ट करेगा? जेजी से क्या निकालेगा? इरिथ्रोपोएटिन। क्या निकालेगा? और इरिथ्रोपोएटिन जाएगा बोन मैरो। बोलो कहाँ? हड्डियों के बीच में जाएगा और क्या बनाएगा? आरबीसी। और इसीलिए पहाड़ी लोगों में आरबीसी का नंबर। क्या करें? जवाब नहीं आया, बैठिए। याद रखिए कि पहली बार कब पढ़ा, आज दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। पहली बार पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हमें क्या हुई? हाइपॉक्सिया। क्या हुई? आज दोबारा बताने जा रहा हूं। अब दोबारा सुनो दूसरे तरीके से। जब भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होगा, अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे तो एफरेंट आर्टीरियोल से आने वाले ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा और इसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा। और फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो बताइए आपका जीएफआर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? व्हाट इज जीएफआर? अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? कम। अगर यूरिन फॉर्मेशन कम होने लगा तो ये मुश्किल की बात है। फिर से सुनो, फिर से सुनो। अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरने लगे किसी भी कारण से, बहुत कारण होते हैं, तो इस ब्लड प्रेशर की कम गिरने की वजह से हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रेशर विल डिपेंड अपॉन बीपी। व्हाट इज बीपी? और इससे क्या गिर जाएगा? जीएफआर। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम। चाहो तो रट्टा मार लो, क्या कम हुआ? बीपी। क्या कम हुआ? क्या कम हुआ? जीएफआर। क्या कम हुआ? यूरिन। तो अगर बीपी कम होने लगा तो इस बात के रिसेप्टर एफरेंट आर्टीरियोल में होंगे। किसमें? तो उन्हें लगेगा कम बीपी है। और अगर एफरेंट आर्टीरियोल में हुए और पता चला कि बीपी कम है तो ये अपने जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि ब्लड यहीं से तो आ रहा है। और ब्लड में ब्लड जो आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर कम है कि ज्यादा? कम। तो वो इन अपरेटस को स्टिमुलेट करेंगे और इन अपरेटस को स्टिमुलेट करते ही इनमें कौन सी सेल है? जेजी सेल। और जेजी सेल जैसे ही स्टिमुलेट होंगी एक हार्मोन निकालेंगी। ऑल्दो ये मैं पढ़ा चुका हूं। इस हार्मोन का नाम है रेनिन। फिर से बोलो, रेनिन। कौन सा हार्मोन? रेनिन। और मुझे पूरा सीक्वेंस चाहिए तभी समझ में आएगा। और रेनिन किन सेल से निकलेगा? किस अपरेटस से? तो इसके पहले मैंने जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आप तो भैया अगर आपकी बॉडी का क्या कम हो रहा है? ब्लड प्रेशर। याद रखना, एडीएस ब्लड प्रेशर के कम होने पे नहीं निकला था, ऑस्मो रिसेप्टर के रेगुलेट होने पे निकला था। याद आया? और ये क्या है? ब्लड प्रेशर कम होने से। ब्लड प्रेशर कम होने से जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम होने से यूरिन फॉर्मेशन कम हुआ, यूरिन फॉर्मेशन कम होने पर डर हुआ। तो भैया जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो अपरेटस जो ग्लोमेरुलस के पास पड़ा हुआ है, उस अपरेटस का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। उसने सेल से बोला, कौन से सेल? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या निकालो? हाँ, रेनिन। और रेनिन ने पैदा किया रास। क्या पैदा किया? रास। आज तक ऐसे नहीं लिखा, अब लिखना। द रास इज
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन, आर फॉर रेनिन, एंजियोटेंसिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ए फॉर एल्डोस्टेरोन, एस फॉर सिस्टम। रास का फुल फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होगा, इसके लिए मुझे बोर्ड खाली करना पड़ेगा या फिर बोर्ड बदलना पड़ेगा। चलो बदल लेते। और रास को समझिए। पहले बताइए क्या कम हुआ, बीपी। बीपी कम होने से क्या कम हुआ, जीएफआर। जीएफआर कम होने से क्या हुआ, यूरिन फॉर्मेशन कम। कौन सा अपरेटस स्टिमुलेट हुआ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। कौन सी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या निकाला, तो पहले जेजी सेल के बारे में सोचो कि उन जेजी सेल ने हमें क्या दिया। जेजी सेल ने दिया हमें रेनिन, और ये रेनिन जो है RENIN है, डबल NIN नहीं है, ये याद रखना। और इस रेनिन ने ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को, मैं पढ़ा चुका हूं, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील किया। भूलना मत, एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 को एस, बोलो किसने, एस। व्हाट इज एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर तुम MBBS कर गए तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा। ये ऐसा खतरनाक एंजाइम है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जबरदस्त एंजाइम है। तो अब आप दवाओं के रूप में इसे खिलाते हैं, फिर आप डॉक्टर बनोगे, बोलोगे यार एस दे रहे, एस इनहिबिटर दे रहे, जाने क्या क्या। तो आप बहुत ध्यान से सुनना इसे। एंजियोटेंसिन 1 आपके एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। और जैसे एंजियोटेंसिन 2 बना, ये 2 काम करेगा। पहला एक काम समझ लो, पहला एक काम करेगा, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। बोलो क्या है, और अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका मतलब ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट। और अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी बच्चा, तो याद रखना ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। जेजी सेल से रेनिन निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एस होंगे। एस बॉडी में बहुत है अपने आप। व्हाट इज एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन बनते ही उसने क्या करना चालू किया, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट। और कॉन्स्ट्रिक्ट करना चालू किया तो बताओ ब्लड प्रेशर घटा कि बढ़ गया, बढ़ गया। बताओ समस्या की क्या थी, बीपी कम था, तो अब बीपी को बढ़ा दिया। यही नहीं माना ये, इस एंजियोटेंसिन 1 ने जा करके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। अगर आप भूले नहीं हो तो आपको मालूम है, मेगा खड़े हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स में किडनी के ऊपर यहां पर प्रेजेंट एक ग्लैंड है, नाम बताओ, एड्रिनल। कितने पार्ट हैं, 2, एक कौन, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन। सिंपल शब्द बताया था, कंफ्यूजन। कॉर्टेक्स के हार्मोन कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स। एंजियोटेंसिनोजेन एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर के केवल मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में से एक बड़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। और मैं 3 बार ये पढ़ा चुका हूं, अब पूछने की तो मुझे हिम्मत होनी चाहिए। एल्डोस्टेरोन जाएगा किडनी में, कहां जाएगा, किडनी। और किडनी में पीसीटी में कि डीसीटी में, हाँ डीसीटी। और डीसीटी में क्या करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, हाँ सोडियम एब्जॉर्ब करेगा,
और अगर सोडियम एब्जॉर्ब किया तो सोडियम कहाँ जाने लगेगा? ब्लड में। जहां जहां वहां वहां। तो क्या सोडियम और क्लोराइड बेटा ब्लड में बढ़ने लगेंगे? और पानी भी जाने लगेगा? तो बताओ वाटर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर वाटर बढ़ा तो वॉल्यूम कहां पर? यूरिन में कि ब्लड में? और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही नहीं मानेगा, बोलेगा वॉल्यूम से तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, और मैं कॉन्स्ट्रिक्टर भी हूं। मैं यानी कि ये एल्डोस्टेरोन वैसोडायलेटर की कॉन्स्ट्रिक्टर। पुरुषार्थ जी खड़े हुए, अभी अभी पढ़ाए गए 3 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के नाम तुरंत बताइए। अभी अभी मैंने 3 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर पढ़ाए, तीनों के नाम चाहिए। ADH, चलो बोलो। ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड और एल्डोस्टेरोन। और इसीलिए मैंने बोला था इसे रा में मत रोकना, RA पे मत रोकना, RAAS पे रोकना। व्हाट इज RAAS? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन निकला? रेनिन निकलेगा कब? जब बीपी ज्यादा की कम। और बीपी बढ़ाने के 2 तरीके तो रास के पास है। एक कौन? एंजियोटेंसिन सेकेंड, और एक कौन? एल्डोस्टेरोन इज वैसोडायलेटर की कॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन ये केवल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। क्या है? तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? सोडियम एंड क्लोराइड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन विथ ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ADH। ओनली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन विदाउट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंजियोटेंसिन सेकेंड। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर विथ NaCl वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन। बैठिए। और तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहां NCERT में दिया गया? जब मैं बनाऊंगा तो तब पढ़ आऊंगा भी। नहीं मारूंगा नहीं, सॉरी। एंजियोटेंसिन सेकेंड केवल क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ADH क्या करता था? वाटर निकालता था और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? Na निकालता है, Cl निकालता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। नो सर। तहजीब, ऐसा कौन सा आयन है जो एल्डोस्टेरोन निकालता नहीं बल्कि रिलीज कराता है यूरिन में? K+, वेरी गुड, इट इज पोटेशियम आयन। तो अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ा तो ब्लड में क्या बढ़ेंगे? सोडियम, और यूरिन में पोटेशियम। शाबाश बेटा, शाबाश। तो आप लोग इस सिस्टम का नाम बोलो, रास। व्हाट इज रास? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। पीछे वाले ग्राफ यहां से जाएंगे। चलो अब इस यहां तक पहुंचना है, मुझे बताना मैंने किस रेफरेंस में चीजें पढ़ाई हैं। याद रखना, रास को तब पढ़ाया है जब बीपी ज्यादा की कम, GFR, यूरिन। तो बताओ किडनी में रेगुलेशन हो रहा है? बताओ हाइपोथैलेमस आ रहा है? हाइपोथैलेमस कब था? जब वाटर कम था। क्या कम था? वाटर। और बेटा रास कब है? जब बीपी कम है। फिर से बोलो, बॉडी में वाटर कम है तो ADH, बीपी कम है तो रास। बीपी और सॉल्ट दोनों कम है तो भी रास। व्हाट इज रास? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी बता पाओगे? हटा दें? चलो बताओ क्या कम है? ब्लड प्रेशर। क्या कम हो गया? GFR। क्या कम हो गया? यूरिन फॉर्मेशन। कहां गए? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या निकाला? एंजियोटेंसिन ने क्या बनाया? एंजियोटेंसिनोजन ने क्या बनाया? एंजियोटेंसिन 1। क्या एक्ट किया? ACE।
क्या बना? एंजियोटेंसिन सेकेंड बना। एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने के बाद क्या बना? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वो वही माना? नहीं, वो कहाँ गया? एडिनल कॉर्टेक्स। क्या निकाला? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या निकाला? नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या निकाले? Na। क्या निकाले? Cl। वॉल्यूम बढ़ा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था बढ़ गया। पढ़ लिए हमने। एक पढ़ा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक पढ़ा जेजी। बोलो कौन? जेजी। आइए पढ़ते हैं हार्ट। बोलो क्या पढ़े? हार्ट। और हार्ट तो भूल ही गए होगे। हाँ यस, हार्ट में बेटा चैम्बर बताओ, ऊपर वाले, नीचे वाले, वेंट्रिकल। हाँ वेंट्रिकल, पक्का। इन दोनों एट्रिया की सरफेस से एक बंदा निकलता है, नाम है ANF। बोलो याद है? व्हाट इज ANF? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और मैंने कहा था अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट वो जो नाम से डेफिनेशन बना ले, बस वही अच्छा है। कि कल को मुझे पता चला एट्रियल नाइट्री फैक्टर कहां से निकलता, अब मरे जा रहे हैं। एट्रियल मतलब एट्रियम से, नाइट्री यूरेटिक, नाइट्री मतलब सोडियम, सोडियम का नाम लैटिन क्या है? नाइट्री, याद है नाइट्रियम। तो नाइट्री यूरेसिस, नाइट्री यूरेसिस का मतलब यूरिन में सोडियम का निकलना। यूरिन में सोडियम का निकलना घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। बताओ, यूरिन में सोडियम ना जाए बल्कि सोडियम ब्लड में आए, ये किसका काम है? हाँ एल्डोस। इसका मतलब ANF किसके अपोजिट काम करता है? यस, ये जाएगा और DCT पे जाएगा। कहां पर? DC। और DCT से बोलेगा कि पोटेशियम दो। क्या दो? पोटेशियम। तो क्या रीअब्सॉर्ब करेगा? हाँ पोटेशियम। और क्या छोड़ेगा? तो सोडियम कहाँ जाएगा? यूरिन में। हाँ, और याद रखना ब्लड में सोडियम कम तो क्लोराइड भी कम, और क्लोराइड कम तो वाटर भी कम। कहाँ? हाँ ब्लड में। तो ब्लड में बेटा वॉल्यूम कम, और साथ में ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। फिर से बोलो, वैसो का मतलब ब्लड वेसल। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए कि डायलेट? डायलेट। और डायलेट हो गए तो पहले से वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम और कम हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड वेसल। तो बताओ बीपी बढ़ा कि घट गया? घट गया। तो बोलते हैं कौन सा हार्मोन है जो रास के अपोजिट काम करता है? हाँ ये आपकी NCERT की रेगुलेशन में आखिरी लाइन है। रेगुलेशन वाली लाइन में आखिरी लाइन लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो, लाओ पढ़ रहा हूं मैं। लिखा हुआ है यस, एन ANF mechanism therefore act as check on the renin angiotensin mechanism। तो ANF मैकेनिज्म किसको चेक करती है? रास मैकेनिज्म को। और रास अगर आता है तो ANF आ जाएगा। रास क्या करता था? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ANF उल्टा, सोडियम का यूरेसिस, यूरेसिस, यूरेसिस मतलब यूरिन, और वैसोडाइलेस। तो कौन है जो रास के अपोजिट खड़ा है? हाँ ANF। तो अब अगर मुझे बोले कि किडनी कितने लोग रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग रट्टा मारेंगे। क्या कर दिया सर? बताओ कितने लोग? 3। एक कौन? हाइपोथैलेमस, जेजी अपरेटस, हार्ट। बोलो कौन? हार्ट। अगर रट्टा भी मार लिए तो मेरा काम बन जाएगा। वैसे रट्टा मत करो। मैं बोलूं किडनी को रेगुलेट करने के लिए 3 जगह से रेगुलेट किया सकता है, और तीनों जगह नर्व हैं कि हार्मोन? तो किडनी रेगुलेशन इज अ हार्मोनल रेगुलेशन। बोलो, ऑल द किडनी रेगुलेशन और द हार्मोनल रेगुलेशन, नो न्यूरो रेगुलेशन। कोई नर्व रेगुलेशन नहीं है, सब कैसे हैं? हार्मोन। और कितने हार्मोन? 3। टोटल मैं 4 गिनूंगा। ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन, ANF। अगर इसके लिए अवेयर हो तो अच्छे बच्चे हो। कितने हार्मोन? 4। बोलो, ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन, ANF। बताओ इनमें से कौन कौन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर? ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन। कौन वैसो डायलेटर?
कौन सोडियम को उठाएगा? एल्डोस्टेरोन। कौन सोडियम को यूरिन में डालेगा? ANF। कौन वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा? ADH एंड एल्डोस्टेरोन। याद है? और ये सब कैसा होगा? स्ट्रिक्ट या कंडीशनल? कंडीशनल। और इसीलिए DCT वो जगह है जहां पर NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, कल ही मैंने बता दिया था, जरूरत होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं। और कल किसी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ऐसे तो तुम काउंटर करंट चलाते जाओगे और सोडियम छोड़ते जाओगे और इंटरस्टिशियम बढ़ती जाएगी और पानी लेके भागते जाओगे तो एक दिन किडनी में पथरी बन जाएगी। हमने कहा ना, तब आएंगे ANF। बोलो कौन? कहेंगे जो सोडियम निकल रही है वो निकले ना, कहाँ चला जाए? यूरिन। इसका मतलब है सारी रिएक्शन एक एक करके चल रही है कि इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम। तो जब हमें लगेगा कि सोडियम ज्यादा पहुंच गया इंटरस्टिशियम में तो और हम काउंटर करंट मैकेनिज्म जारी रखेंगे? नहीं। इसीलिए बोले थे यूरिन फॉर्मेशन तो हमेशा होगा लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा नहीं। कंसंट्रेशन तब होगा जब जरूरत पड़ेगी। मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म। So this was known as regulation। बोलो क्या था? रेगुलेशन। नाउ द मिक्सचुरेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। मिक्सचुरेशन ही है शायद, ठीक है। Micturition, it is a voiding of urine। यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आना। voiding of urine from urinary bladder via urethra। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन बॉडी के बाहर आना, दैट इज नोन एज मिक्सचुरेशन। अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने बताया था किडनी से आएंगे यूरेटर। ये जो यूरेटर हैं ये आपके एक ब्लैडर में खुलेंगे, नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जहां पर खुलेंगे वहां पर एक एरिया होगा, नाम है ट्राइगोन। भूलिएगा मत, एक बार पूछा गया। एक ट्रायंगुलर एरिया होगा दैट इज नोन एज ट्राइगोन, जहां पर आकर यूरेटर ओपन होंगे। सो इट इज यूरेटर। यूरेटर आए हैं किडनी से। सो वी ऑल नो द किडनी में क्या बना है। सर किडनी में बना था यूरिन जो यहां छोड़ा गया। ट्राइगोन वाली जगह पर जो ये निकलेंगे बेटा, इसमें से निकलेगा बेटा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे पेनिस के साथ कंटिन्यूअस बाहर जाएगा। या फीमेल में इट विल ओपन इनटू द यूरेथ्रल ओपनिंग। याद रखना ये जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। कहते हैं जैसे जैसे यूरिन बनता जाता है वैसे वैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। तो दिन भर आपका यूरिन बन रहा है और यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। एक बड़ा मासूम सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो सर ये यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है तो इधर से लीक काहे नहीं कर रहा? बड़ा मासूम सवाल है ये। तो मैं उनसे बोलता हूं यहां पर है इंस्पिंक्टर। और ऐसे इंस्पिंक्टर हैं जिन्होंने इनको बंद करके रखा है, इस ओपनिंग को। यहां पर दो प्रकार के इंस्पिंक्टर हैं। वैसे तो मैंने दोनों शायद पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए, याद रखना। दो प्रकार के इंस्पिंक्टर हैं। इंस्पिंक्टर इज लाइक रबर लाइक क्लॉथ। जैसे रबर बैंड से कस के बांध दिया जाए गुब्बारे को, जब गुब्बारे में हवा भरती है फिर हम धागा बांधते हैं, तो धागे जैसा बांधना, इट इज नोन एज इंस्पिंक्टर। राजन तुम बहुत खुश हो इधर बेटा? नहीं, कोई भी बदतमीजी मत करना, बाकी मेरी इज्जत उसी से बन जाएगी। बाकी मैं तुम्हारे साथ कितना चेयरफुल देखो पढ़ा रहा हूं मजे से। ऐसे ही पढ़ना है तो तुम बदतमीजी मत करो, मैं पढ़ाता रहूंगा। याद रखना अंदर वाले इंस्पिंक्टर इट इज नोन एज एंटीरियर और इंटरनल इंस्पिंक्टर। इंटरनल इंस्पिंक्टर। और ये थोड़ा और दूर पर यूरेथ्रा में इसके पास ओपनिंग में ही पाए जाते हैं। इट इज नोन एज एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर।
तो याद रखना, यूरिन आता रहता है, ब्लैडर में भरता रहता है। ब्लैडर को बंद करके रखा गया दो स्फिंक्टर से, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले, दोनों स्फिंक्टर से बंद है और आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन भर रहा है, इसके इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी इन कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, इनको हम बंद या खोल नहीं सकते। लेकिन दीज आर द स्फिंक्टर जिन पे हमारा कंट्रोल है, इट इज नोन एज वॉलंटरी कंट्रोल। बताओ कौन से वाले हम लोग खोल सकते हैं? एक्सटर्नल। अब यूरिन भरने लगा, यूरिन भरने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में एक मसल पाई जाती है, नाम है डेट्रूसर। बोलो कौन सी? ये डेट्रूसर मसल है, ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक मसल है। तो जैसे जैसे यूरिन भरता जाता है ये फैलती जाती है, फटती नहीं है, फैलती जाती। कौन सी मसल? डेट्रूसर। और इसी डेट्रूसर मसल में पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से? कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच। यानी अगर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगा तो ये रिसेप्टर काम आएंगे, नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर। कुछ देर पहले मैंने ऑस्मो रिसेप्टर पढ़ाए थे, याद है? ऑस्मो रिसेप्टर कब काम करे? हाँ ठीक है। तो अभी स्ट्रेच रिसेप्टर क्यों स्टिमुलेट हुए? ये तभी स्टिमुलेट होंगे जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? स्ट्रेच। और यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कब होगा? जब उसमें क्या भरेगी? यूरिन। तो जितना ज्यादा यूरिन भरता जाएगा स्ट्रेच रिसेप्टर उतना स्टिमुलेट होते जाएंगे, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर ये ब्रेन को मैसेज देंगे, और ब्रेन से कहेंगे, चलो ब्रेन दूर बनाते हैं, ब्रेन से कहेंगे कि भैया ब्लैडर भर रहा, कुछ करो। स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को बताएंगे सेंसरी नर्व के द्वारा कि भाई साहब ब्लैडर भर रहा है, कुछ करो। क्यों? क्योंकि किडनी नहीं मान रही, वो तो यूरिन बनाना छोड़ेगी नहीं, उसका तो जीएफआर तय है। व्हाट इज जीएफआर? 125। तो ये बनाना, ये फैक्ट्री तो कभी बंद नहीं होगी, ये तो यूरिन बनते ही जाएगा। और भाई साहब यूरिन बढ़ता जा रहा है, टंकी फुल हो रही है। तो ब्रेन ने कहा तुम्हें कैसे मालूम टंकी फुल हो रही? बोले हम ही तो हैं जो खींच रहे हैं, हमारा नाम। अच्छा बोला टंकी भरी तो तुम खींच रहे? बोले हाँ खींच रहे। तो बोले क्या करो? बोले ज्यादा खींचेगा तो फट जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, इस यूरिन को बाहर निकालो। तो ब्रेन ने मैसेज भेजा वहां से, और ये मैसेज नर्व के द्वारा आया यूरिनरी ब्लैडर पर। कहां पर? और साथ में आया इंटरनल स्फिंक्टर पर। किस पर? इंटरनल। और इन्होंने कहा यूरिनरी ब्लैडर से कि तुम कॉन्स्ट्रिक्ट हो, यानी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट हो, और स्फिंक्टर से कहा, इंटरनल स्फिंक्टर से कहा कि तुम डायलेट हो। तो बताओ ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और ये डायलेट हुआ, तो कौन खुलने लगा? इंटरनल स्फिंक्टर। और इंटरनल स्फिंक्टर खुलने लगा, इसी समय तुम्हें भयानक अर्ज आई, तुम जगह ढूंढ रहे हो कहां? क्योंकि इस पे तुम्हारा कंट्रोल है, इस पे कंट्रोल नहीं है। अंदर वाला दरवाजा खुल चुका है, बाहर वाले दरवाजे के साथ तुम ढूंढ रहे हो इधर उधर। माफ करना, कोई जगह मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, और तुम्हें जगह नहीं मिल रही है। अचानक पापा है, कहां जा रहा है? या मैंने पूछ लिया, तुम उठे और जाने लगे, कहां जा रहे हो? अचानक जो कंट्रोल था वो भी ना रहा, तो जो अंदर था वो। कई बार 1 घंटा पड़ा, क्यों? कौन से दरवाजे खुले? अंदर की बाहर? लेकिन अगर समय रहते आपका कंट्रोल सही है, देन यू विल सर्च द प्लेस एंड यू वाइप द यूरिन बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल। इट इज नोन एज मैक्चुरेशन। बोलो क्या नाम है? मैक्चुरेशन। बोले जो यूरिन निकलेगा, जो यूरिन निकलेगा उसकी कंसंट्रेशन में क्या क्या होगा लिख लेना है भाई सबको। 90 से 95% पानी होगा। दिन भर में 1 से लेकर के 1.5 लीटर पानी निकलता है यूरिन के फॉर्म में। 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, जिसका 90 से 95% वाटर है, जिसमें लगभग 2.6% यूरिया है, जिसमें लगभग 2% इलेक्ट्रोलाइट है। और वो भी कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है? प्लीज नोट इट डाउन।
सोडियम बहुत कम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, एटसेट्रा। यहां तक कि यूरिन में एक बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाम है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन नाम का सब्सटेंस है, ये भी बहुत है। याद रखना ये सब 1% से कम है, क्योंकि 90 से 95 ये ले गए, 2.6 ये ले गए, 2 ये ले गए, तो बहुत कम परसेंटेज है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्रिएटिनिन का, बहुत कम। याद रखना यूरिन में एक पिगमेंट पाया जाएगा यूरोक्रोम, और इसी यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन पिंक है, येलो है। कल एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर पिंक यूरिन है, तो हमने कहा फ्लेवर्ड यूरिन नहीं आता है, इट इज येलो। और येलो यूरिन किसकी वजह से है? यूरोक्रोम। इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम। यस, यूरिन बिकम पिंक व्हेन यू विल ईट द ड्रग्स, एंड इनमें से एक ड्रग है आइसोनियाजाइड। जब आप टीबी होती है आपको, कौन सा टीबी, जब मतलब ज्यादा टीबी देखते हो, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी होती है, तो कुछ दवाएं खाते हैं तब उसमें यूरिन का कलर बदलता है, अदरवाइज यूरोक्रोम है। याद रखना पीएच एनसीईआरटी 6 लिखती है, वैसे तो मेरे हिसाब से 6.2 है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो जो हम लोग एनसीईआरटी है उसी को मानेंगे। वो मानते हैं पीएच 6, और इसलिए बताओ यूरिन बेसिक की स्लाइटली एसिडिक? स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक। ये यूरिन के बारे में लिखा हुआ बात है। तो मिक्चुरेशन के दौरान आप क्या क्या कर रहे हो वो याद रखना। कौन सा रिसेप्टर? ऑस्मो। कौन सा? ऑस्मो रिसेप्टर किसके लिए थे? एडीएच। और ये कौन से? स्ट्रेच। अरे स्ट्रेचिंग की वजह से रिसेप्टर निकलेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर। कहाँ जाएगा? ब्रेन। ब्रेन नर्व आएगी कहाँ? ब्लैडर। और इंटरनल किससे कहेगी कॉन्स्ट्रिक्ट करो? ब्लैडर। किससे कहेगी डायलेट करो? इंटरनल। यूरिन बाहर आने लगेगा, लेकिन कौन रोके बैठा है? एक्सटर्नल। और उस पर आपका कंट्रोल है, वॉलंटरी कंट्रोल। किस पर? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। जब आप उसको रिलीज करेंगे, वाइडिंग ऑफ यूरिन होगी, दैट इज नोन एज मिक्सचरेशन। जो यूरिन निकलेगा उसमें क्या क्या है बताओ? वाटर कितना? 90 से 95%। यूरिया 2.6%। यूरिया कितनी? 2%। इलेक्ट्रोलाइट 2%। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्रिएटिनिन। एक पिगमेंट यूरोक्रोम, और पिगमेंट यूरोक्रोम की वजह से यूरिन येलो। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर बहुत येलो यूरिन आ रहा है, बीमार तो नहीं हो? नहीं, बीमार नहीं हो। जितनी देर तक यूरिन आपके ब्लैडर में ठहरेगा, यूरोक्रोम पिगमेंट के मिक्स होने के चांसेस उतने ज्यादा। इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहे हो तो येलोइंग ऑफ यूरिन कम होती है। अगर बहुत देर में कर रहे हो, दिन भर में 2-3, एक बार शाम को 2 बार किया, तो यूरिन हर हालत में येलो आएगा। पिगमेंट का नाम यूरोक्रोम। इट वॉज द मिक्सचरेशन। हटा दें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कुछ दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं पहले से बता दूं, जिसको ना आना हो उसके लिए सुविधा होती है, जिसको आना है तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं। अगर ये आज चैप्टर खत्म हो गया तो आज, और अगर ये कल खत्म हुआ तो कल खत्म होने के बाद मैं आपको स्केलेटल सिस्टम ही आगे बढ़ाऊंगा। पहले क्या खत्म होगा? स्केलेटल, क्योंकि 28 तारीख के बाद से शाम की क्लासेस बंद हैं आपकी। तो आई थिंक अब आपकी शाम की क्लासेस केवल कब आएगी? शनिवार को। तो शनिवार को और कल भी, कल सुबह की क्लास स्केलेटल, और कल शाम की क्लास भी स्केलेटल। तो कल हम लोग शायद स्केलेटल सिस्टम खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब 1 मार्च से नर्वस सिस्टम सुबह चालू होगा, शाम की क्लासेस बंद। और 5 या 6 दिन या 7 दिन के अंदर 7 मार्च तक हम लोग नर्वस सिस्टम खत्म करेंगे। और जैसे ही नर्वस सिस्टम खत्म करेंगे, हम लोग 1 दिन का ब्रेक लेंगे सांकेतिक, क्योंकि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? जेनेटिक। और उसके बाद हम लोग जेनेटिक शुरू करेंगे। तो आप मूड बना के आइएगा। ये क्या सर नर्वस पढ़ाते? मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाऊंगा? स्केलेटल। ठीक है, चाहे सुबह हो चाहे शाम।
ओके, तो सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस बात को मानते हैं कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। किसी को याद है मैंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या बता दी? इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या आपको याद है क्या क्या रिमूव किया था? CO2, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट है, बोलो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी वेस्ट है भैया। इसको तो किडनी ले गई। कौन ले गई? किडनी। तो किडनी तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, सम अदर पढ़ रहे। इसका मतलब मैं इसके बारे में पढ़ना चाह रहा हूं, याद है? इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, बोलो क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स याद है? तो बोलते हैं कि इस तरीके के वेस्ट, जरूरी नहीं कि हर बार नाइट्रोजन वेस्ट ही निकाले जाए, कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करो, कोई भी, उसका नाम एक्सक्रीशन ही है, उसका नाम एक्सक्रीशन है। और इसमें सबसे पहले नंबर आता है लंग्स का। लंग्स, जिन्हें हम लोग आज तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझते रहे, आज एनसीईआरटी हमसे कह रही है जरा गौर से देखो, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लेकिन साथ में दो एक्स्ट्रा चीजों को निकाल रहा है। नाम बताओ? CO2 और वाटर। तो बोलते हैं ये CO2 को भी निकाल रहा है और वाटर को भी निकाल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं शायद बताना भूल गया, यूरिया जो निकल रही है वो लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे। किससे? यूरिन से। आप लोग लिख लो, शायद मैं बताना भूल गया। कितना परसेंट लिखाया मैंने? 2.6। उसके हिसाब से 1 लीटर में 2.6 का मतलब ग्राम का आसपास कितना? 25 से 30 ग्राम पर डे। पेज नंबर 298। प्लीज 298 में देखो कहां लिखा है। लिखा है? हाँ, बस ठीक है। इट इज नोन एज 25 से 30 ग्राम यूरिया। परसेंटेज में 2.6। हाँ, प्लीज उसे नोट कर लेना, कहीं एक छोटा सा डाटा ना बता पाए और बोले सर आपने पढ़ाया नहीं था। खैर, लंग्स में आइए। लंग्स, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझते रहे, वो CO2 और H2O को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि CO2 और H2O भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। और बोलते हैं कि इनका रेट काफी फास्ट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट ये लोग रिमूव करते हैं। और बोलते हैं अगर वाटर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है तो वो नॉर्मल चीज है कि एक्सक्रीटरी? एक्सक्रीटेड। तो एक्स्ट्रा वाटर को भी वो वाटर वेपर्स के रूप में निकालते हैं। तो वाटर वेपर्स के रूप में वाटर को निकालते हैं और CO2 को निकालते हैं। सो वी कैन से the lungs, they can behave like excretory organ along with kidney, other than kidney. तो किडनी एक्चुअली क्या निकालता था? नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एक लोग केवल क्या निकाल रहे हैं? CO2 और वाटर। क्या CO2 एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है? यस। कैसा सब्सटेंस? मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। इसलिए पहले दिन जब ये चैप्टर पढ़ाया था उसी दिन मैंने तुमको 3 डेफिनेशन पढ़ाई थी। किसी को याद है? तो एक पढ़ाया था इजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और तीनों की डेफिनेशन याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट इजेशन, शाबाश, और सॉल्ट और वाटर को मेंटेन कर ऑस्मोरेगुलेशन, और मेटाबॉलिक वेस्ट का निकालना एक्सक्रीशन। और फिर बोला था एक्सक्रीशन में भी ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट, इसे निकालना। तो आपके पास लंग्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और किस रेट से CO2 निकाल रहा? 200 ml CO2 पर मिनट। हटा दें। दूसरा ऑर्गन है लिवर। दूसरा ऑर्गन है लिवर। आपको लगेगा लिवर एक्सक्रीटरी कैसे हो सकता है? चलो याद करते हैं। यस, लिवर में कितने लोब? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। शाबाश। बताओ यहाँ पर बेटा एक कोई बंदा है, नाम बताओ? गॉल डक्ट याद है? यहाँ एक राइट और एक लेफ्ट, हिपैटिक डक्ट याद है? तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये कौन? सिस्टिक। अब बताओ, कॉमन बाइल डक्ट।
पक्का? और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वैटर, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या ये डिओडेनम में निकल रहा है? और डिओडेनम में निकलने वाला ये मटेरियल का नाम है बाइल। बोलो क्या नाम? बाइल। किसी को मैं बोलूं बाइल एक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है, वो गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके ब्लड में आरबीसी की एक नियत बेटा एज है। हर बंदे को मालूम है आपकी आरबीसी 120 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 100, ये अपने आप मर जाएंगी। मर जाएंगी, इनकी हो जाएगी एपोप्टोसिस। बोलो एपोप्टोसिस। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, इट इज प्लान्ड नेचुरल डेथ। जब आरबीसी अपनी डेथ को खुद प्लान कर ले, इट इज नोन एज एपोप्टोसिस। हर 120 दिन बाद आरबीसी मर जाएगी। मरी हुई आरबीसी का हीमोग्लोबिन ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके बेटा ब्लड से होते हुए लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद ये बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट को बनाएगा, बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट को बनाएगा। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट कहलाएंगे बाइल पिगमेंट। फिर से सुनो, बाइल पिगमेंट। और इन बाइल पिगमेंट में जुड़ेगा बाइल सॉल्ट। कई बार बच्चे सॉल्ट और पिगमेंट एक ही मानते हैं, दोनों अलग अलग है। बाइल पिगमेंट के साथ साथ यहां पर बाइल सॉल्ट भी जुड़ेंगे। बाइल सॉल्ट टोरोकोलेट है, टॉरिक एसिड के कॉलेट है। दैट इज नोन एज टोरोकोलेट। अपने कोर्स में नहीं पढ़ाता, पर याद रखना बाइल सॉल्ट का नाम बिलीरुबिन बिलीवर्डिन मत कह देना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाइल सॉल्ट नहीं है ये, क्या है? बाइल पिगमेंट। अब याद रखना, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, साथ में वाटर, साथ में वाटर, साथ में कोलेस्ट्रॉल। बोलो कौन? कोलेस्ट्रॉल। और साथ में स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, जरा पूरा बातें सुनना। अगर वहां से नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं कि सर बाइल में क्या क्या होता है। चलो बोलो मेरे साथ, बाइल पिगमेंट। फिर से बोलो, बाइल सॉल्ट। ओके, बोलो कौन कौन? बाइल पिगमेंट, इसके अलावा वाटर, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, टूटे हुए स्टेरॉइड हार्मोन। ये सारी चीजें होती हैं बाइल में। बाइल बनता लिवर में है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। हाँ, गॉल ब्लैडर में। और रिलीज कहाँ होता है? डिओडेनम। तो डिओडेनम में निकाला जाता है। और यकीन मानिए बाइल एक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है। डिओडेनम से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर के साथ बाहर आता है। तो कई बच्चे मुझसे कहते हैं फिर तो सर ये इजेशन हुआ। मैं कहता हूं ये इजेशन नहीं हुआ। इजेशन उन मटेरियल का हुआ जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुए हैं। ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये आरबीसी के टूटने की वजह से बना था। हां, छोड़ा कहां गया? इंटेस्टाइन। तो लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो क्या रिलीज करता है? बाइल। तो बाइल सिक्रीटरी होने के साथ साथ एक्सक्रीटरी भी है। तो कल को क्वेश्चन पूछा जाए क्या बाइल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? यस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। यस। तो समहाउ हमने 2 ऑर्गन पढ़े किडनियों के अलावा। एक कौन? लंग्स। दूसरा कौन? लिवर। लिवर क्या निकाल रहा? हाँ, बाइल। बाइल निकाल रहा है। तो लिवर बाइल निकाल रहा है, और लंग्स CO2। और बाइल में क्या क्या होता है लिख पाओगे? बोलो क्या होगा? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, वाटर, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड। कहाँ बनेगा? कहाँ स्टोर होगा? कहाँ छोड़ा जाएगा? डिओडेनम। फीकल मैटर के साथ बाहर आएगा। ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये बात और है कि बाइल के बिना ना तो फैट का डाइजेशन होगा, ना तो फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। नींद आ रही है? हाँ, यस सर, क्या करेंगे? आइए, द थर्ड वन इज नोन एज स्किन।
बोलते हैं स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड है, एक का नाम है स्वेट ग्लैंड, बोलो क्या नाम, स्वेट, और एक का नाम है सीबेसियस ग्लैंड। प्रतीक, स्वेट माने मीठा, स्वेट माने पसीना, मुझे अच्छा स्वीट है। इट इज नॉट द स्वीट ग्लैंड, इट इज स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड से निकलता है स्वेट, जिसमें लगभग 96% से 97% वाटर है, थोड़ा बहुत Na है, थोड़ा बहुत Cl है, और यकीन मानिए बहुत सारी यूरिया है, कुछ लैक्टिक एसिड भी है। इसीलिए जो 3 दिन से नहाए नहीं है उनकी यूरिया बहुत बदबू मार रही है। उनसे कहो कि नहा के आए, तो बताओ पसीना निकलता है तो क्या क्या निकलता है। फिजिक्स वाले बच्चे रे ऑप्टिक्स की बुक लेके आएंगे। कब? 3 बजे। 3 बजे। तो 96 से 97% वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है। अरे जानवी, यहाँ तो तुम्हारा बहुत ही नींद आ रही। स्वेट निकलना, ये एक्सक्रीशन कम है, थर्मो रेगुलेशन ज्यादा है। एक्सक्रीशन से ज्यादा ये थर्मो रेगुलेशन है, और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो जानवी, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा होती हैं, क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड से निकलता है सीबम, बोलो क्या, और इसमें होता है वैक्स, बोलो फिर से बोलो, वैक्स होता है। वैक्स के साथ साथ ऑयल होता है। क्या होता है? ऑयल। तो अगर आपकी स्किन में सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा, तो आपकी स्किन होगी ऑयली। एक बात बोल दे रहा हूं, बस सुन लो। सीबेसियस ग्लैंड में सीबम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है। कौन? या फिर एंड्रोजन, बोलो कौन? इसलिए जैसे ही प्यूबर्टी के बाद आपकी बॉडी में एंड्रोजन बनने लगते हैं, क्या? वैसे ही बेटा मुहासे होने लगते हैं। कारण क्यों? क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड से खूब सारा सीबम निकलता है और इस पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से इन्फेक्शन होने लगता है। और आप कहते हो सर मुहासे कैसे ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कई बार गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कि सर लड़कों में तो मुहासे ऐसे हैं, तो लड़कियों में क्यों? टेस्टोस्टेरोन ही है, पर वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है? एडिनल, पर वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, एंड्रोजन। क्या है? एडिनल कॉर्टेक्स। थैंक यू वेरी मच। इट इज सीबम, वैक्स और ऑयल। तो इस तरीके से स्किन भी आपके लिए एक कैसा ऑर्गन है? हाँ, एक्सक्रीटरी। और भाइयों बहनों, चैप्टर का अंत, इट इज नोन एज डिसऑर्डर। ये बात मैंने देखी आज करके, कि केवल अगर पढ़ने और पढ़ाने से मतलब रखा जाए तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी बहुत होता है। सही है। अब मैं अपनी आदतें बदल दूंगा, ना डांटूंगा, ना कुछ मारूंगा, ना पूछूंगा। पूछेंगे, मैं डांटे मारे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। आपको एक बार पापा भी डांट रहे, मम्मा भी डांट रहे, जहां से आए वहां भी डांट रहे, आप भी डांट रहे। डिसऑर्डर्स ऑफ रीनल सिस्टम। मैं आपकी बुक में रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर को उल्टी तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे बाद कौन लिखा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो आपके यहां पर सबसे बाद में डिसीज लिखी है उसको चालू करूंगा। मैंने बहुत पहले पढ़ाते वक्त बताया था, जहां पर भी टिस लगा दूं इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे मैं बोलूं गैस्ट्राइटिस, किसका? स्टमक का इन्फ्लेमेशन। अगर मैं बोलूं हेपेटाइटिस, लिवर का, डर्मेटाइटिस, स्किन का,
आज के बाद जब टिस शब्द निकालना तो समझना इन्फ्लेमेशन। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर इन्फ्लेमेशन नहीं मालूम तो टिस का करें। इन्फ्लेमेशन के 4 साइन, स्वेलिंग, जहां इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, बोलो पेन, और हीट। बच्चा तब भी नहीं समझता तो हमने कहा मान लो तुम्हारे गाल में भयानक थप्पड़ मारूं तो जो होगा वो इन्फ्लेमेशन है। क्या क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, पेन होगा, और कहेंगे बगल वाला गाल छुओ तो वो ठंडा होगा, जहां पड़ा होगा वो गर्म। तो जहां जहां ये 4 चीजें वहां वहां इन्फ्लेमेशन। बिटिया बड़ी खुश हो रही है, आज सुबह सुबह इन्फ्लेमेशन हुआ था चटाका पड़ा। तो जिसके आगे टिस लगा दिया उसका इन्फ्लेमेशन। अब किसी को ये याद होगा, बेटा बातें करना बंद करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो रट्टा मारते रहोगे। याद है? कम से कम 25वीं बार बना रहा हूं इसे, और ये भी बना रहा हूं 25वीं बार। एफरेंट, इफरेंट, और ये ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो भाइयों बहनों मेरे बच्चों, अगर ग्लोमेरुलस का हो जाए इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होगा। किसकी वजह से? इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्लोमेरुलस तक आ जाए, सुन लो बेटा, हो सकता काम ही आ जाए। तो यहां इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा ग्लोमेरुलस का, एंड दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो नेफ्रॉन सुने हो? नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस हो गया इन्फ्लेम, और इस वजह से जो फिल्टरेशन है उसमें डिफेक्ट आते हैं। वैसे प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी यूरिन में नहीं आते, लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो चांसेस है, जरूरी है, चांसेस है कि आपकी यूरिन में एल्बुमिन पास होने लगे। एल्बुमिन कहाँ पाई जाती है? यूरिन में कि ब्लड में? ब्लड में। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं होती, लेकिन अगर ये फिल्टर होकर के यूरिन में आने लगी है तो समझ जाओ तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और तभी डॉक्टर बोलता है अपनी यूरिन की जांच करवा लो। तो आप यूरिन की जांच करवाने जाते हो और पूछते हैं सर यूरिन की जांच करने पर यूरिन में एल्बुमिन पाई गई। डॉक्टर ने कहा भैया तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है, इन्फेक्शन हुआ है और इसकी वजह से तुम्हारा ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो गया है। ज्यादातर छोटे बच्चों को ये बीमारी बहुत होती है, वो छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों का यूरिन कल्चर और यूरिन बेटा रूटीन चेकअप ज्यादा करवाते हैं डॉक्टर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई उन्हें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इतनी बड़ी मैंने कहानी सुना दी, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक लाइन लिखी है व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो डॉक्टर से पढ़ने के कुछ तो खामियाजे भुगतोगे, वो यही है। इतना ही पढ़ाना था। इससे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या साइन है? यूरिन में आएगी, आ सकती है। ओके, क्या गड़बड़ हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भगा दें इसे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद एक दूसरा टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई, इसी को बोलते हैं किडनी स्टोन। और इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। बोलते हैं किडनी में जब कभी भी ब्लड में एसिड ज्यादा होगा, ब्लड में एसिड ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, और इस एसिड का नाम होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो आपके ब्लड में एसिड ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर हमारे ब्लड में एसिड ज्यादा क्यों? अगर आपने एसिड ज्यादा खाया है। बोले सर हमने एसिड ज्यादा नहीं खाया, कैसे एसिड ज्यादा हो सकता है? मैंने कहा 2 मिनट रुको, आपको सब पता चलेगा। जब भी आपके ब्लड में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ेगा वो किडनी तक पहुंचेगा फिल्टर होने के लिए। कौन? ब्लड। और ब्लड में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ेगा तो किडनी में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ने लगेगा। ये किडनी में ऑक्सैलिक एसिड पहुंचकर कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट।
और कैल्शियम ऑक्सलेट एक पत्थर जैसा है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा पत्थर जैसा है, हार्ड स्ट्रक्चर है। और इस कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के पत्थर को कवर किया जाएगा स्किन जैसी मेम्ब्रेन से, स्किन से कि स्किन जैसी मेम्ब्रेन से, और इसे किडनी में छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखना, अगर इस स्टोन का साइज 7 मिलीमीटर से बड़ा हुआ तो अब ये ना तो यूरेटर से निकल पाएगा ना तो पेल्विस, क्योंकि पेल्विस का डायमीटर 3 मिलीमीटर, सॉरी यूरेटर का डायमीटर 3 मिलीमीटर है, जो बहुत ज्यादा बढ़ के 5 मिलीमीटर तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए हम लोग अक्सर किडनी की पथरी थोड़ा डाइल्यूट हो या फिर किडनी की पथरी का साइज थोड़ा कम हो तो हो सकता है पेशाब के साथ ये पथरी बाहर आ जाए। पर याद रखना, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता था या फिर जब मैं कभी क्लिनिक में बैठता था तो मैं लोगों से कहता था, देखो यार तुम्हारी किडनी में स्टोन हो गया, अब तुम ये खाना बंद करो टोमेटो। तो उनके अपने ही अलग तरीके की डॉक्टरी होती है। मैंने बताया टमाटर खाना बंद करो, अब वो घर जाएगा अपनी बीवी से कहेगा, देखो टमाटर खाने से पथरी होती है। क्यों? टमाटर के बीजे बहुत मोटे हैं और वो बहुत हार्ड बीजे हैं, वही जाकर किडनी में जम गए। अब उस आदमी को ये मालूम नहीं कि खाया मुंह से था, इंटेस्टाइन में गया था, किडनी में कैसे घुस गया, उसको कोई मतलब नहीं। तो वो क्या कहेगा बीवी से? कहेगा ऐसा करो कि तुम छन्नी लगाओ और बीजे अलग कर दो और टमाटर के रस के साथ सब्जी बनाओ। नो, याद रखना, टमाटर में इटसेल्फ ऑक्सैलिक एसिड है, उसका मोटे सीड से या हार्ड सीड से कोई लेना देना नहीं। कई बार मैं बोलता हूं, अच्छा ये वाला बात यहां लागू हो गई, मैंने कहा स्पिनच भी खाना बंद करो। अब वो नहीं समझ पाता कि स्पिनच में क्या हार्ड चीज है। डॉक्टर साहब शायद पढ़े लिखे कम है, बोलते हैं साहब पालक तो पत्ता है, इसमें कहां पथरी है। तो हम उससे कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, स्पिनच में कौन सा एसिड है। फिर हम उससे कहते हैं बेटा ब्रिंजल भी मत खाओ, अब फिर वो दिमाग लगाता है, हाँ बिल्कुल सही है। बैगन काटो, उसके भी बीज हार्ड है। फिर हम उससे कहते हैं बेटा थोड़ा चिली भी कम खाओ, तो कहता है चिली अगर मैं बीजा निकाल दूं तो, अरे बीज से कोई लेना देना नहीं। कुछ तो और अजीब बात है साहब, एक बार बालू का पानी पी लिया और बालू जाके जम गई और वो सर पथरी बन गई। फिर हमने उससे बोला कहाँ पिया? बोले मुंह से। कहाँ गया? बोले आंत में। फिर कैसा? पेट के अंदर ही का तो मामला है। फिर हमने उसे समझाया, बेटा जो तुमने बालू पी थी वो फीकल मैटर में थोड़ी ज्यादा बालू बन के बाहर आ गई। अच्छा, तो वो बालू फिर किडनी में नहीं गई? हमने कहा ना। तो फिर क्या पथरी कैसे बन गई? पथरी तो चट्टान से बनती है। तो चट्टान का उससे कोई लेना देना नहीं। कौन से एसिड से? ऑक्सीजन। तो जब डॉक्टर कहे कि टमाटर ना खाओ तो ना खाओ, पालक ना खाओ, ब्रिंजल ना खाओ, चिली। अब कुछ लोग बच्चे क्या कहेंगे कि सर आज ही से मैं अपने मेस वाले से कहते हैं कि ये सब बंद करो। नहीं, ये तब बंद करना है जब आपको पथरी हो जाए। जैसे मैं कहूंगा कि डायबिटीज होने पर बहुत ज्यादा मीठी चाय मत पियो, बोले नहीं आज से चाय बंद। ऐसा नहीं है कि चाय पीने से डायबिटीज हुई है, नेवर। पर डायबिटीज में चाय कम कर देते हैं। ओके, तो ये रीनल कैलकुलाई है, ये पथरी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नोन एज एक्यूट रीनल फेल्योर। किडनी फेल हो गई। मैंने किसी दिन बच्चे से कहा किडनी फेल हो गई, तो उससे उन लोगों ने कहा कि भाई उससे कौन निराश ना हो, अगली बार ज्यादा पढ़ना है फिर पास हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो किडनी फेल हुई है उसका मतलब है किडनी ने यूरिन बनाना बंद कर दिया, किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन कम कर दिया। किडनी फेल का मतलब यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया। अगर यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया है तो ब्लड में पड़ी थी यूरिया। क्या पड़ी थी? यूरिया। वो यूरिया ब्लड में ही पड़ी रह गई है। सुन लो यार, अगर ये यूरिया किडनी में जाती तो यूरिन बन के बाहर आ जाती, पर बेटा किडनी में जा जरूर रही है लेकिन किडनी ने यूरिन बनाना ही बंद कर दिया क्योंकि किडनी फेल हो गई है। तो बताओ ये यूरिया कुछ दिनों बाद किडनी में भी जाना बंद कर देगी और ब्लड में बढ़ने लगेगी। ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड में ही होती है। फिर से सुन लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। यूरिया ब्लड में ज्यादा थी,
वो यूरिया किडनी में जाती तो यूरिन बन के बाहर आती। पर किडनी में यूरिन तभी बनता जब किडनी अच्छा काम कर रही होती। अचानक आपको किसी वजह से किडनी फेल हो गई है, इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेल हो गई, तो जो ब्लड जा रहा था वो यूरिन बना पा रहा कि नहीं? नहीं। इसका मतलब यूरिया यूरिन में जा रही है कि नहीं? नहीं। इसका मतलब यूरिया कहाँ रुकी रह रही है? ब्लड में। और ब्लड में अगर यूरिया रुकी रह रही है, इसका नाम है यूरीमिया। मिया मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड। ब्लड में कुछ भी बढ़ जाए इट इज मिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूरीमिया। तो आपकी बॉडी में यूरीमिया होती जा रही है। मुझे नहीं समझ में आया यूरीमिया क्यों हुई? हाँ? क्योंकि किडनी क्या हो गई? फेल। तो जो यूरिया कहाँ होनी चाहिए थी? ब्लड में। वो ब्लड से यूरिया कहाँ नहीं गई? यूरिन में। इसका मतलब ब्लड में यूरिया बढ़ गई और इसका नाम क्या होगा? यूरीमिया। और ये यूरीमिया आपकी डेथ तक कर सकती है। तो बोलते हैं क्या उपाय है? बोलते हैं अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल किडनी से काम कराओ। किससे? आर्टिफिशियल किडनी से काम चलाओ। और आर्टिफिशियल किडनी में हीमोडायलिसिस नाम का प्रोसेस किया जाएगा। बोलो क्या? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ब्लड की डायलिसिस किया जाएगा। और इसीलिए आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम हीमोडायलाइजर। बोलो क्या नाम? हीमोडायलाइजर। कैसे करते हैं डायलिसिस, कैसे करते हैं, इसका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया है। मैं उसे डायग्राम से बनाने की कोशिश करूंगा। पहले इतना समझ लो, अगर किडनी फेल हो गई है तो क्या बनना बंद? यूरिन बनना बंद। तो बताओ यूरिया यूरिन में निकलनी, यूरिया यूरिन में निकलनी बंद, तो यूरिया ब्लड में बढ़ गई। अगर यूरिया ब्लड में बढ़ गई तो ब्लड में क्या हो गया? यूरीमिया। यूरीमिया आपको डेथ तक कर सकती है। तो यूरीमिया को रोकने के लिए आपको आर्टिफिशियल किडनी यूज करनी पड़ेगी। 5 मिनट ध्यान से सही से सुनो बेटा, उसे बोलो और ध्यान से सुनो। 5 मिनट के बाद मैं छोड़ रहा हूं। कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कन्वीनियंट आर्टरी में जाइए। सबसे कन्वीनियंट आर्टरी आपके पास यही मिलती है डॉक्टर्स को। प्लीज इसे अंगूठा ही समझिए। इस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी। बोलो क्या नाम है? रेडियल आर्टरी। और यहीं पर एक वेन भी है जिसका नाम है रेडियल वेन। बोलो क्या नाम? रेडियल। रेडियस की तरफ की आर्टरी, रेडियस एक बोन होती है, उसकी तरफ की आर्टरी, दैट इज नोन एज रेडियल आर्टरी। थोड़ा और इधर होती है, उतनी दूर तो नहीं होती, सॉरी। रेडियल आर्टरी। तो आप अपनी बॉडी का पूरा ब्लड रेडियल आर्टरी के द्वारा बाहर निकालते हैं और इस ब्लड को आप एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डालते हैं। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर सेलोफेन नाम के यानी सेलुलोज जैसे मटेरियल के क्वाइल ट्यूब पड़े हैं। बुक ने केवल लिखा है, मैं बना रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनो। सेलोफेन नाम के ट्यूब पड़े होते हैं। सेलोफेन सेलुलोज जैसा मटेरियल होता है और आप अपना पूरा ब्लड इसी ट्यूब के अंदर डाल देते हो। ये रहा वो ब्लड। इस ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्या करते हैं, सेलोफेन जिस डिवाइस में आपने रखा है उस डिवाइस को आपने भर के रखा है विद द प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। याद रखना, आने वाला भी ब्लड प्लाज्मा ही है और बाहर भी। अरे यार, ब्लड के साथ ब्लड प्लाज्मा आ रहा होगा और बाहर भी ब्लड प्लाज्मा ही है। लेकिन जो तुमने फ्लूइड भरा है इट इज विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। जो फ्लूइड भरा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन जो ब्लड आ रहा है इसमें ब्लड प्लाज्मा के साथ साथ बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ध्यान सुनो,
दोनों तरफ NaCl बराबर, दोनों तरफ क्लोराइड बराबर, Na बराबर, वाटर बराबर, सब कुछ बराबर, केवल क्या ज्यादा? हाँ, कहां? हाँ, ब्लड में। तो ब्लड में क्या ज्यादा? हाँ, नाइट्रोजनस बेस। बाकी सब कुछ जैसा ये है, इसके अंदर भी प्लाज्मा है, यहां पर भी ब्लड का प्लाज्मा ही आ रहा, क्योंकि तुमने रीनल आर्टरी, सॉरी आपने रेडियल आर्टरी से ब्लड ही डाला है, तो ब्लड प्लाज्मा ही जा रहा है। लेकिन बाहर भी प्लाज्मा ही है, अंदर भी प्लाज्मा, बाहर भी प्लाज्मा, दोनों प्लाज्मा एक जैसे, एक्सेप्ट अंदर वाले प्लाज्मा में नाइट्रोजनस बेस ज्यादा और यहां पर नाइट्रोजनस बेस नहीं, तो डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस अपनी हायर कंसेंट्रेशन से बाहर, और किसके द्वारा? सेलोफेन। और सेलोफेन एक सेलुलोज लाइक मेम्ब्रेन है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट निकलने लगेंगे आपके ब्लड से, और ब्लड से निकल करके इस भरे हुए प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस में आने लगेंगे। इसका मतलब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर, हाँ बाहर, कहां पर? प्लाज्मा, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस। इसका मतलब ये ब्लड क्या हो गया? प्योर, क्योंकि ब्लड में क्या ज्यादा था? यूरिया और नाइट्रोजन बेस। अब ये जो ब्लड बचा, इस ब्लड को तुमने वापस रीनल वेन में, वापस आपने रेडियल वेन में डाल दिया। बताओ, एक तरफ से ब्लड निकला, आर्टिफिशियल किडनी में डाला, वापस डाल दिया, निकाला किससे? आर्टरी से, डाला किसमें? वेन में। और बताओ, बीच में प्यूरिफाई हो गया, और जिस जगह प्यूरिफाई हुआ उसी का नाम है आर्टिफिशियल किडनी। जिसको भी दिक्कत हो रही है फिर से सुन लो, आर्टिफिशियल किडनी में सेलोफेन नाम के ट्यूब हैं, साथ में एक प्लाज्मा लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसमें ब्लड प्लाज्मा डाला जा रहा है। किसमें? प्लाज्मा लाइक फ्लूइड में कि ट्यूब में? ट्यूब में। तो बाहर, अंदर भी प्लाज्मा, बाहर भी प्लाज्मा। अंतर, अंदर वाले में यूरिया नाइट्रोजनस बेस ज्यादा, बाहर वाले में है कि नहीं है? तो बताओ, कहां पर नाइट्रोजनस बेस ज्यादा? ब्लड में। तो ब्लड में से हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या है? यूरिया। तो यूरिया कहां से बाहर आने लगी? ब्लड से। ब्लड क्या होने लगा? प्यूरिफाई, वापस कहां भेज दिया गया? कौन सी आर्टरी? किस में? रेडियल। और ये गंदा फ्लूइड कलेक्ट किया गया, इस गंदे फ्लूइड को कलेक्ट किया गया एक बर्तन में, तो जितना ज्यादा गंदगी होगी फ्लूइड यहाँ कलेक्ट होता रहेगा, और इस वजह से प्लाज्मा लाइक फ्लूइड कम होने लगेगा। इसलिए फ्रेश प्लाज्मा बोतलों से बेटा भरा जाता रहा। तो यहां से आप फ्रेश प्लाज्मा भेजते रहे, फ्रेश प्लाज्मा बीच में पड़ा रहा, गंदा प्लाज्मा कलेक्ट होता रहा, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ते रहे। वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट आए थे सेलोफेन ट्यूब से होते हुए, फेलोपेन ट्यूब से होते हुए डायलिसिस के द्वारा, किसके द्वारा? डायलिसिस, इसी को बोलते हैं डायलिसिस के द्वारा बाहर निकलते रहे, वापस वेन में छोड़ दिए गए। कहां से निकाले गए? आर्टरी। कहां डाले गए? वेन। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं पढ़ दूं, ताकि आपको ये लगे कि सर ने कहीं अपने मन से तो डॉक्टरी नहीं झाड़ी। हाँ देखो भाई, मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। A condition is called as uremia, which is highly harmful and may lead to kidney failure. In such patient, urea can be removed by the process called as hemodialysis. क्या हो रहा है ये? Hemodialysis. During the process of hemodialysis, blood drained from the convenient artery. मैंने नाम लिख दिया, बोलो। रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से तुमने ब्लड ड्रेन कर लिया। देखो एक लाइन हो गया, ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी एंड पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। व्हाट इट इज? आर्टिफिशियल किडनी है ये, इसके अंदर डाला। आगे सुनो, किडनी blood drained from the convenient arteries pump into dialyzing unit after adding anticoagulant. जब ब्लड डाला गया तो क्या डाला गया? हिपैरिन। Why it is heparin? It is anticoagulant. Yes, anticoagulant. The unit contained coiled cellophane tube. बताओ इसमें क्या प्रेजेंट है? cellophane tube. कौन सा ट्यूब? cellophane tube. सराउंडेड बाई फ्लूइड। किसके द्वारा सराउंडेड है? फ्लूइड। फ्लूइड का नाम डायलाइजिंग फ्लूइड। हैविंग द
सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस। बताओ डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड में कंसंट्रेशन से एक्सेप्ट नाइट्रोजन बेस नहीं है और ब्लड में नाइट्रोजन बेस है। आगे, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताओ नाइट्रोजन बेस कहाँ ज्यादा है? ब्लड में। तो वहां से कहाँ आने लगे? फ्लूइड में। कौन से फ्लूइड में? डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर absent in the dialysing fluid, these substance freely moved out, thereby clearing the blood। और इससे क्या क्लियर होने लगा? ब्लड। आगे सुनो, the clear blood is pumped back to the body through vein। लाए किससे थे? आर्टरी। छोड़ा किससे? और जब वेन में डाल रहे थे तो हमें मालूम है यहाँ पर हमने क्या मिलाया था? हिपैरिन। तो यहाँ पर डालेंगे एंटी हिपैरिन। बोलो क्या? तो क्या डाला था? हिपैरिन। तो वापस एंटी हिपैरिन। यस, द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन। दिस मेथड बून फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द किडनी फेलो। इथ श्री चतुर्थो अध्याय।